कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो, जो वायुमंडल है इसका पता इसी चीज से चलता है, वायु प्लस मंडल, मतलब पृथ्वी के चारों ओर वो क्षेत्र जो वायु से घिरा हुआ है उसको हम लोग वायुमंडल के नाम से मोटे तौर पर जानते हैं, या उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें अब ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से ये वायु अर्थ के चारों ओर जुड़ी हुई होती है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसलिए जो वायुमंडल है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है, अदरवाइज तो ये निकल जाए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भारी चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इसलिए भारी जो एटम्स हैं वायु के, वो पृथ्वी के चारों ओर निचली सतहों पर मिलते हैं, और हल्के एटम्स इसके बाद में। इसलिए पृथ्वी की निचली सतहों पर भारी गैसें देखने को मिलेंगी आपको, ऊपर लाइट गैसें देखने को मिलेंगी। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम लाइट गैसें हैं, वो, हाँ जी, गुड गुड मॉर्निंग। तो वो सबसे ऊपर देखने को मिलती हैं, जबकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसें हैं भारी हैं, तो वो पृथ्वी के निचली सतहों पर देखने को मिलती हैं। इसी आधार पर हम लोग एटमॉस्फेयर को, कि गैस कितनी कितनी किस लेवल पर मिल रही हैं, एक तो गैसों के संगठन, कंपोनेंट्स ऑफ गैसेस, और टेम्परेचर, इस आधार पर हम गैसेस को, वायुमंडल को चार पांच भागों में बांट लेते हैं, बेसिकली पांच पार्ट्स में। जैसे जो सबसे निचला वाला हिस्सा है जिसमें गैसों का सबसे ज्यादा संकेंद्रण या कंसंट्रेशन मिलता है, उसे हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्योंकि यहाँ गैसें सबसे ज्यादा मिलती हैं, इसलिए सारी मौसमी घटनाएं भी यहीं घटित होती हैं। जितनी भी एटमॉस्फेरिक इंसिडेंट है, जैसे बारिश का होना, तूफान, आंधी, ओला, चक्रवात, ये सब इसी मंडल की घटनाएं हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है कब मंडल, मतलब कुछ ना कुछ इसमें होता रहता है, इसीलिए इसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं। ये बेसिकली जीरो से लेके, और कहीं कहीं 18 किलोमीटर मिलता है किताबों में, कहीं कहीं 20 किलोमीटर मिलता है, इतनी ऊंचाई तक ये पाया जाता है, ये मंडल। ठीक है, गैसों का संकेंद्रण सबसे ज्यादा। एक और भी नियम है, जैसे जैसे हम लोग वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, टेम्परेचर रिड्यूस होता है क्षोभ मंडल में। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तापमान में कमी आएगी, तापमान घटता है ऊपर की ओर जाने पर। और उसके घटने की जो दर है वो 332 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाती है। ये पूछा गया एग्जाम में, लिखेंगे इसे आगे। ये रिडक्शन की रेट होती है। ठीक है, तो ऊपर की ओर तो पहला मंडल है इसलिए क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, है ना। जीरो से लेकर 18 या कहीं कहीं पर 20 किलोमीटर तक भी है, वैसे ज्यादा किताबों में जीरो से लेकर 18 किलोमीटर तक ये देखने को मिलता है। ये याद रखना, दो बातें। एक एक बात तो इसमें ये याद रखने वाली इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं इसी मंडल में घटित होती हैं। और दूसरी बात ये कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, लिख भी लेंगे। अच्छा, एक चीज इसमें और भी है, इसी मंडल में हम लोगों को, देखो, जनरली जो ये वायुमंडल है ना, ये तीन चीजों से मिलके बना है। जो वायु है, मंडल तो छोड़ो, वायु में तीन चीजें होती हैं, तीन चीजों का कंपोनेंट शामिल होता है। एक, गैसेस, चाहे तो वो ऑक्सीजन, मतलब कई गैसों का ये मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो एक तो गैसेस का कंपोनेंट है इसमें। दूसरा, इसमें वाटर वेपर भी मिलती है।
वायु में हमेशा वाटर वेपर मिक्स होती ही है, कहीं कहीं पर ज्यादा, कहीं कहीं पर कम। और तीसरा, इसमें डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं जिन्हें हम लोग धूल कण कहते हैं। हमेशा वायु वायुमंडल इन तीनों चीजों से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है। धूल कण इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि धूल कण जो प्रकाश है, लाइट है, उसको स्कैटर करने में मदद करते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। देखो, लाइट आई सन से, इन धूल कणों पर टकराई जो वायु में बिखरे हुए होते हैं, और इनसे टकरा के वो बिखर जाती है लाइट। इसको प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। जब लाइट बिखरती है तो फिर वो टूट जाती है अपने रंगों में, और रंगों में टूटकर नीला जो रंग है या बैंगनी जो रंग है वो ज्यादा स्कैटर्ड हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को आकाश या बाकी की चीजें, दूर की चीजें साफ हम लोगों को नीली दिखाई देती हैं, बैंगनी रंग की। इसलिए आकाश का नीला दिखना या आसमानी रंग का दिखना, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, और ये होती है धूल कणों की वजह से जो कि वायु में है। तो वायु के जो धूल कण हैं, इसका मतलब वो लाइट के स्कैटरिंग में भी बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान करते हैं, जिससे पूरा प्रकाश प्रकाशित फैल जाता है चारों ओर, स्कैटर्ड होके। ये सब घटनाएं भी समताप मंडल में ही घटित होती हैं, सॉरी, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, ट्रोपोस्फियर में। इसके बाद इससे ऊपर का मंडल है जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल कहते हैं। स्ट्रेटो का मतलब है एक तरीके का बैलेंस। इस मंडल में मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, ये मंडल शांत रहता है मौसमी घटनाओं से। किसी तरीके की कोई वेदरिंग कंडीशन यहां नहीं होती, इसीलिए इसे शांत मंडल भी कहते हैं। यहां ओजोन परत पाई जाती है। कुछ किताबों में 18 से है, लेकिन सही इसका आंसर है 20 किलोमीटर से लेके और 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्ट्रेटोस्फियर में एक मोटी परत मिलती है जिसे हम ओजोन की, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को छानने का काम करती है। इसलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि बहुत ज्यादा भारी है, हानिकारक होता है, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। केवल दृश्य प्रकाश ही पहुंच पाता है, विजिबल लाइट ही अर्थ तक पहुंच पाती है। इस इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। समताप मंडल में वृद्धि क्यों होती है? पहले में तो घट रहा है, दूसरे में बढ़ रहा है, जबकि दूसरे में तो और घटना चाहिए क्योंकि ऊंचाई बढ़ रही है। ये वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि यहां पर ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या गलती करती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब एब्जॉर्ब करती है तो उसके तापमान में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है। इसलिए ऊपर की ओर जाने पर इसमें तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। वायुयान वगैरह इसी मंडल में फ्लाई करते हैं, क्योंकि बिल्कुल मौसमी घटनाओं से ऊपर हो जाता है, शांत रहता है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये पूछा गया है एग्जाम में कि एयरक्राफ्ट और फ्लाइट्स किस मंडल में फ्लाई करते हैं, तो इसी मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में, क्योंकि ये शांत रहता है। 50 किलोमीटर तक लगभग ये पाया जाता है, इसकी ऊपरी सीमा लगभग 50 किलोमीटर तक है। इसके बाद ऊपर का एक मंडल होता है जिसे हम लोग मेसोस्फियर के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेसोस्फियर इसलिए इंपॉर्टेंट है केवल कि यहां से तापमंडल की शुरुआत होती है, थर्मोस्फियर की शुरुआत होती है, क्योंकि यहां सूरज का जो तापमान है वो इस मंडल में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद का जो मंडल है वो आयन मंडल। आयन मंडल इंपॉर्टेंट है, आयनोस्फियर। ये भी तापमंडल का भाग है, थर्मोस्फियर का एक हिस्सा है। इसमें तापमान में वृद्धि होती है, मध्य मंडल में तो कमी होती है, फिर से आयन मंडल में तापमान में वृद्धि हो जाती है ऊपर जाने पर। कारण उसका ये है कि यहां पर आयन्स मिलते हैं गैसों के, नाइट्रोजन के,
हाइड्रोजन के आयंस मिलते हैं जो कि फ्लो करते रहते हैं। आयंस माने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, आपस में टकराते रहते हैं और तापमान में वृद्धि करते रहते हैं। इसलिए इस मंडल में एक तो ये कि तापमान में वृद्धि होती है, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि रेडियो कम्युनिकेशन आयन मंडल के माध्यम से ही फ्लो हो पाता है। तो ये हम लोगों का एटमॉस्फेरिक आधार है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ के लिए? एक तो ये कि क्षोभ मंडल में हम लोगों को कुछ बैक्टीरियाज भी देखने को मिलते हैं, और दूसरी बात ये क्षोभ मंडल की जो वेदर की घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं हैं, वो पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करती हैं। जैसे बारिश वो प्रभावित करेगी, चक्रवात वो प्रभावित करेगा, या आंधी तूफान, ओला, स्नोफॉल, तो जितनी भी वेदरिंग कंडीशन है वो प्रभावित करती हैं। इसलिए हम लोगों के लिए, और स्पेशली जब हम लोग एनवायरनमेंट को देखते हैं, तब ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर दो इंपॉर्टेंट मंडल हैं। स्ट्रेटोस्फियर इसलिए क्योंकि उसमें ओजोन है, और ट्रोपोस्फियर इसलिए क्योंकि इसमें सारी मौसमी घटनाएं। देखो ये जो धूल के कण हैं, बारिश कराने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? जनरली वाटर वेपर का जो न्यूक्लियस है उसको कंडेंस होने के लिए एक आधार की जरूरत हो चाहिए, और ये जो धूल का कण है ये वो आधार प्रदान करता है उसे, बेस। जैसे पानी किसी के चारों ओर ही तो इकट्ठा होगा। वाटर वेपर अगर मान लो हवा में जलवाष्प है और वो कंडेंस हो रही है, कंडेंसेशन उसमें हो, यानी वो ठंडी होनी शुरू हो, तो उसके ठंडा होके बूंद में कन्वर्ट होने के लिए एक कोई सेंट्रल फोर्स चाहिए। धूल के कण वो सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड कराते हैं। वाटर वेपर इन धूल के कणों के चारों ओर ही चिपकती जाती है, और चिपकती चली जाती है। जब वो भारी हो जाता है तो वो नीचे, कंडेंसेशन की प्रक्रिया के दौरान जब वो भारी होगा तो बूंद के रूप में नीचे आ जाता है। इसलिए धूल कण बारिश कराने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन धूल कणों में नमक के कण भी होते हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, इसलिए धूल कण या नमक के कण कहा जाता है इन्हें। तो ध्यान रखना, ये पूछा गया एग्जाम में। बारिश की बूंदों के बनने में धूल कण और नमक के कण एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली बनाने का काम करते हैं। वाटर वेपर इन्हीं के चारों ओर चिपक जाती है और एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिक बनाती है, जिससे कण भारी हो जाता है और नीचे आ जाता है बूंद के रूप में। क्लियर है? तो आप लिखो इसे। डस्ट पार्टिकल ऑल्सो प्ले dust particle also play an important role in rainfall, क्योंकि धूल के कण आर्द्रता ग्राही नाभिक बनाते हैं। इसको शब्द को लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आर्द्रता ग्राही नाभिक बनाते हैं। आर्द्रता ग्राही, ग्राही ग्राही माने ग्रहण करने वाला, आर्द्रता माने ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर, यानी एक ऐसा न्यूक्लियस बनाते हैं जिसके चारों ओर वाटर वेपर इकट्ठी हो जाती है। इसी को आर्द्रता ग्राही नाभिक कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना। देखो, तापमान और गैसों के संगठन के आधार पर, यानी कंपोजिशन ऑफ गैसेस और टेम्परेचर, ये दो आधार हैं। इस आधार पर हम लोग एटमॉस्फेयर को 5 भागों में बांट लेते हैं। में लिखना ट्रोपोस्फियर, ठीक है। इसे हम लोग परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। एक और नाम है इसका हिंदी में, परिवर्तन मंडल। क्यों? क्योंकि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं रोज। तो परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, ठीक है। तो आप लिखो इसमें परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर पहला। दूसरा लिखना समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटो,
STRATO। स्ट्रेटो माने स्थिर रहने वाला। तीसरा लिखिए मध्यमंडल। मध्यमंडल, मेसोस्फियर। ये जनरली बीच का है, बीच का भाग है। ये तापमंडल और वायुमंडल, देखो ये जो पहले दो हैं ये तो वायुमंडल में आ जाते हैं, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। इनको तो क्योंकि यहाँ वायुमंडल का भाग है, ये यहाँ तक जीवन भी किसी ना किसी बैक्टीरिया के फॉर्म में पाया जाता है। मेसोस्फियर के बाद नहीं मिलता। इवन मेसोस्फियर के बाद तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इसलिए हम लोग वायुमंडल को मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं, एक वायुमंडल और दूसरा तापमंडल। तो तापमंडल की शुरुआत होती है मेसोस्फियर के बाद। तापमंडल को अंग्रेजी में कहते हैं थर्मोस्फियर, यानी जहां तापमान में वृद्धि हो तेजी से। तो थर्मोस्फियर वो वाला हिस्सा है। मेसोस्फियर के बाद शुरू होता है, इसलिए मेसोस्फियर बीच की सीमा है। मेसोस्फियर से नीचे एटमॉस्फियर और मेसोस्फियर से ऊपर थर्मोस्फियर। लिखना आयन मंडल, इसके ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल, आइनोस्फियर। और सबसे लास्ट का लिखना आयतन मंडल, आयतन, एग्जोस्फियर। आयतन मंडल को एग्जोस्फियर कहते हैं। एक्सो, EXO, एक्सो माने बाहर का। इसे बहिमंडल भी कहते हैं। हिंदी में एक इसका दूसरा नाम भी है बहिर्मंडल। ठीक है, एग्जोस्फियर। अब इसमें आप दो बातें लिख लीजिए इन चारों पांचों के आगे। समताप मंडल और क्षोभ मंडल, सबसे ऊपर के जो दो मंडल हैं इनको लंबा सा ब्रैकेट खींच के इनके आगे लिख लीजिए, दोनों के आगे वायुमंडल। ये वायुमंडल का भाग है। सामान्य तौर पर वायुमंडल इन्हीं से दोनों से मिलकर बना होता है। और सबसे नीचे वाले जो दो हैं इनको लिख लीजिए, सबसे नीचे वाले दो, ताप मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल को ताप मंडल लिख लीजिए। थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर, THERMOSPHERE, थर्मोस्फियर।